वहीं बिहार के दंगल में राहुल की एंट्री से पटना का सियासी पारा हाई नजर आया। संविधान सम्मेलन कार्यक्रम के जरिए राहुल गांधी ने विधानसभा इलेक्शन को लेकर न सिर्फ अपना पहला दांव चला, बल्कि संविधान पर पाठ पढ़ाते हुए बीजेपी पर कई वार भी किए। और राहुल ने सिलसिलेवार तरीके से सियासी वार की शुरुआत संविधान के बहाने मोहन भागवत के बयान को मुद्दा बनाते हुए की। हम चाहते थे कि जैसे गंगा का पानी सब जगह जाता है, वैसे ही विजन था कि इस संविधान की जो सोच है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर, हर संस्था के अंदर जैसे गंगा का पानी जाता है वैसे जाए। हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, बाद में मिली। तो अगर मोहन भागवत कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वो इसको नकार रहे हैं। राहुल गांधी ने सियासी तीर चलाया तो निशाना सीधे जातियों में बटे बिहार के वोटर थे। जिस जातिगत जनगणना पर नीतीश ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, उसी को हथियार बनाकर राहुल गांधी ने पलवार किया तो बिहार की जाति जनगणना ही सवालों में आ गई। हमें ये पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है, सच्ची सिचुएशन क्या है। जाति जनगणना, और हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ये नहीं। यानी राहुल ने क्लियर कर दिया, जिसे जो मुद्दा साधना हो साधे। जाति और संविधान उनके दो ही हथियार हैं। इन्हीं के दम हर सियासी हमलों का जवाब दिया जाएगा, फिर चाहे वो बिहार के चुनावी समर में हो या सियासी इम्तिहान की डगर में। बिहार की पॉलिटिक्स में यूं तो आज का दिन काफी गहमा गहमी से भरा था, लेकिन इन सब मुद्दों से अलग राहुल का लालू के घर जाना, तेजस्वी और लालू से मुलाकात INDIA ब्लॉक और बिहार पॉलिटिक्स को कई संदेश दे गई। क्योंकि इस बार जब राहुल गांधी लालू के पास बैठे थे तो सवाल उनकी शादी का नहीं हो रहा था जैसे पहले लालू ने किया था। इस बार मंथन का मुद्दा था बिहार का चुनाव। अब जरा दो तस्वीरें देखिए। पहले पटना के एक होटल के बंद कमरे में राहुल तेजस्वी की मुलाकात। महज 20 सेकंड की मुलाकात में तेजस्वी ने ऐसा कौन सा ऑफर दिया कि राहुल गांधी सीधे उनके घर आ गए। जरा दूसरी तस्वीर देखिए। जब राहुल गांधी तेजस्वी लालू से मिलने उनके घर पहुंचे, यूं तो फोटो सेशन तक चेहरों पर मुस्कान गजब ढा रही थी, लेकिन जैसे ही कैमरे बंद हुए, चेहरों पर शिकन और चुनाव पर मंथन दोनों एक साथ नजर आए। यानी दिल्ली में दिलजलों जैसा सुलूक कर रहे इंडिया ब्लॉक के नेता बिहार की सियासी नजाकत को समझते हुए अब तक तो साथ नजर आ रहे हैं। सवाल ये है, राहुल के मटन वाले गुरु यानी लालू यादव क्या सियासत को विजय मंत्र दे पाएंगे, जिससे राहुल तेजस्वी की जोड़ी बिहार में विजयी भव हो पाए। हालांकि ये महफिल सिर्फ राहुल और तेजस्वी ने ही नहीं लूटी, बल्कि पटना में लगे बीजेपी के पोस्टर्स भी खूब चर्चा में रहे। क्यों, ये भी आपको बताते हैं। वो पोस्टर्स जिनमें टारगेट तो राहुल गांधी थे, लेकिन समीकरण साधे जा रहे थे हिंदुत्व के। पटना का ये पोस्टर वॉर ठीक वैसा ही है जैसा बटोगे तो कटोगे पर यूपी के लखनऊ में खूब पोस्टर हिला गया था। कहां तो राहुल गांधी संविधान के नाम पर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे और कहां बीजेपी ने संविधान पर उनके ही अलग अलग बयानों के चक्रव्यूह में घेर लिया। और पटना की सड़कें राहुल गांधी के उन विवादित बयानों से पट गई जिनका जिक्र भी शायद कांग्रेस पसंद नहीं करती होगी। जरा पटना वाले पोस्टर वॉर की एक झलक देखिए। पोस्टर नंबर 1, हिंदू हिंसक होता है। पोस्टर नंबर 2, कांग्रेस संविधान को नहीं मानती। पोस्टर नंबर 3, मंदिर में पूजा करने वाले महिला को छेड़ते हैं। पोस्टर नंबर 4, मेरी मांझी ने ही सीताराम केसरी को बेइज्जत कर पद से हटाया था। और ना जाने कितने पोस्टर से आज पटना की सड़कें पटी नजर आई, जिनका एक ही मतलब, एक ही मकसद था, राहुल के बयानों को मुद्दा बनाकर 2025 की सियासी फील्ड तैयार करना। जबकि राहुल के कार्यक्रम को लेकर लगा हर पोस्टर रातों रात गायब हो गया। यानी सियासी पिच पर वोटों की खेती के लिए मुद्दों के बीज बोए जाने लगे। पोस्टर के जरिए बीजेपी ने बिहार के हिंदुओं पर राहुल के बयानों को हथियार बनाकर सम्मोहन वार कर दिया और इसी के साथ बिहार में 2025 की लड़ाई का बिगुल भी बज गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपने बयानों से विवादों में आ गए हैं और इस बार लड़कियों के पहनावे पर बोलते हुए उनकी जुबान फिसल गई है, जिसे आरजेडी ने मुद्दा बना दिया। दरअसल नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान बेगूसराय में थे। यहाँ उन्होंने जीविका दीदियों से बातचीत के दौरान कुछ ऐसा बोल दिया कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। लड़की कोई कर रही थी, घर से पहले बाहर नहीं कपड़ा निकलने का मौका पहनती मिल थी, गया।
तब कितना बढ़िया हो गया, सबका कपड़ा भी अच्छा पहनती है। अब घर से बाहर निकलने का जीविका मिले तो मौका भी मिला, फिर बहुत आगे अच्छा बढ़े। है। नीतीश कुमार के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पहले बिहार की बेटियां कपड़े ही नहीं स्वाभिमान, स्वावलंबन और सम्मान भी पहनती थीं। स्त्री परिधान वैज्ञानिक मत बनिए। आप सीएम है, फैशन डिजाइनर नहीं। स्त्री परिधान विशेषज्ञ बनकर अपनी घटिया सोच का प्रदर्शन बंद कीजिए। और इसी के साथ तेजस्वी यादव ने इसे बिहार की आधी आबादी के अपमान से जोड़ दिया। उन्होंने दावा किया, नीतीश कुमार बिहार की बेटियों का अपमान कर रहे हैं, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और अब बात यूपी के अयोध्या के मिल्कीपुर की, जहां पर जंग बागी वर्सेस बागी में तब्दील हो गई है। यानी कि बागी वो जो चेहरे अखिलेश और योगी दोनों की टेंशन लगातार बढ़ा रहे। सपा की टेंशन ये है कि चेहरा जो है, खासकर नाम सूरज चौधरी, पहले अवधेश प्रसाद के खास थे, टिकट नहीं मिला तो चंद्रशेखर के हो गए और अखिलेश को चुनौती पेश कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ बाबा गोरखनाथ यानी कि बीजेपी के बागी, जिनके तेवर अब बीजेपी को टेंशन दे रहे हैं, क्योंकि 5 साल ग्राउंड पर मेहनत की, मिल्कीपुर की चुनाव की तारीख बदलवाई, लेकिन टिकट के बजाय मिली सिर्फ और सिर्फ बेवफाई। कैसे दो बागी प्लेयर यूपी के दो सबसे बड़े चेहरे पर शिकस्त पैदा कर गए, आपको समझाते हैं। अखिलेश यादव अयोध्या वाले अवधेश पर इतने कॉन्फिडेंट थे कि मेहनती कार्यकर्ता को भूल गए। उम्मीदवार बनाया अवधेश के बेटे अजीत को, यानी एक सीट पर भी परिवारवाद जीता। तो सूरज चौधरी जैसे समर्पित कार्यकर्ता का दिल टूटा, सियासी आंसू जमीन पर गिरते। इससे पहले चंद्रशेखर ने सिंपैथी का रुमाल बढ़ा दिया और आजाद से मिलकर सूरज नई पारी के लिए आजाद हो गए, लेकिन अखिलेश को टेंशन दे गए। समाजवादी पार्टी में ऐसे जो सांसद जी हैं, माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी, ऐसे लोग समाजवादी पार्टी को डुबो रहे हैं। कार्यकर्ताओं को चुनाव जब उनको लड़ना होता है तो पीठ ठोकते हैं, तमाम तरीके के वादे करते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं कार्यकर्ताओं को जो है एकदम वो पहचानना भूल जाते हैं और उनका तिरस्कार करते हैं। दुखी होकर के समाजवादी पार्टी मैंने जो है अवधेश प्रसाद की वजह से दुखी होकर के मैंने छोड़ दिया। यानी अखिलेश को अब बीजेपी और अपने बागी दोनों से लड़ना होगा, लेकिन एक लड़ाई बीजेपी के सामने भी है, बाबा गोरखनाथ। 2017 में बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद को हराया था। 2022 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, यानी बीते 8 साल से वो दूसरी जीत के लिए ग्राउंड पर मेहनत कर रहे थे, लेकिन टिकट मिला चंद्रभानु पासवान को। यही वजह है कि बाबा गोरखनाथ की नाराजगी और दिग्गजों का मान मनोबल अब तक जारी है और बीजेपी विजय का दावा कर रही है। श्री अखिलेश यादव जी का फर्जी पीडीए हार रहा है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार वहाँ जीत रही है। दावों के धरातल पर विजय का पताका फहराया जाने लगा है। ऐसे में मिल्कीपुर से एक साफ संदेश दिया है, न मथुरा न काशी, मिल्कीपुर में बागी वर्सेस बागी। यूपी में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। इसकी धमक दूसरे राज्यों में भी सुनाई दे रही है। योगी का बुलडोजर चुनावी मुद्दा भी बना, लेकिन अब 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव इस बुलडोजर से मुकाबला करने को पूरी तरह से तैयार हैं। और इस सिलसिले में यूपी के बहराइच में एक पोस्टर चर्चा का विषय बन गया। एसपी कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया, जिसमें अखिलेश यादव बुलडोजर के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही इस पोस्टर पर स्लोगन दिया गया है कि न डरे थे न डरेंगे, 2024 में शुरू किए थे, 2027 में खत्म करेंगे। उसका मुकाबला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 24 में 37 सीटें जीतकर अकेले कर रहे हैं, ये दिखाने का प्रयास किया गया और उसको सही जगह इस्तेमाल किया जाएगा उस बुलडोजर का। दरअसल अतिक्रमण के खिलाफ पूरे प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर योगी सरकार को लगातार घेर रहा है और 2027 के लिए विपक्ष इसे सियासी मुद्दा बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 230 जिलों के करीब 50,000 गाँवों में संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड बांटे। स्वामित्व योजना के तहत करीब 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड सौंपे गए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े और इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, आज का दिन देश के गांवों के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से ज्यादा गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित किए। 5 साल पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई थी, ताकि गांव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके। कहीं इनको घरौनी कहते हैं, कहीं अधिकार अभिलेख कहते हैं, कहीं प्रॉपर्टी कार्ड कहते हैं। अलग अलग राज्यों में नाम अलग अलग है। दरअसल स्वामित्व योजना की शुरुआत
ड्रोन तकनीक से सर्वेक्षण के लिए की गई। इसके लिए गांवों में बसे परिवारों को अधिकारों का रिकॉर्ड सौंपना मकसद है और ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के लिहाज से अहम है। इस पहल के तहत सरकार सटीक संपत्ति स्वामित्व डेटा प्रदान कर रही है, जिसमें मालिकाना हक का रिकॉर्ड लोगों को मिलता है, जिससे भूमि विवाद कम हो गए हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता अभियान का मुरीद अब मुस्लिम समाज भी हो गया है। भोपाल में एक मौलाना को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और उनका सनातन एकता मिशन पसंद आ गया है। मौलाना इम्तियाज अली पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुरीद बन गए हैं और उनसे बहुत प्रभावित हैं। भोपाल के मौलाना इम्तियाज अली के मुताबिक बाबा बागेश्वर अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने हिंदू समाज को जगाने का जो अभियान शुरू किया वो वाकई काबिले तारीफ है। वर्तमान समय में सनातन धर्म को एकजुट करने के लिए उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय है। उनके इस अभियान से मुस्लिम समाज पर इसका कोई विपरीत प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है पूर्व से ही जागरूक है, एकजुट है। उसी प्रकार हिंदू समाज को भी एकजुट होकर और सभी समाजों को एकजुट होकर हमें अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिए और राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए ही हमें धर्मों की को पालन करना चाहिए। मौलाना इम्तियाज अली सभी धर्मों को सम्मान देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसी में राष्ट्रहित है और इसीलिए वो बाबा बागेश्वर के सनातन एकता मिशन की तारीफ भी कर रहे हैं। मौलाना इम्तियाज अली की ये सोच वाकई काबिले तारीफ है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बिटिया से हुई दरिंदगी मामले में आज बेहद अहम दिन था। जूनियर महिला लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या के केस में सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया। डॉक्टर बिटिया के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में लोग सियालदह कोर्ट के बाहर जमा थे। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे। इस बीच कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान कोर्ट के बाहर पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सियालदह कोर्ट ने आरजीकर रेप हत्या केस में आरोपी संजय रॉय को दोषी माना, लेकिन कोर्ट सोमवार को सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान आरोपी संजय जज के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुझे झूठा फंसाया गया है, मैंने ऐसा नहीं किया है, जिन्होंने ऐसा किया उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। इसमें एक आईपीएस शामिल है। लेकिन गवाहों और सबूतों के बिना पर कोर्ट ने संजय रॉय को रेप और हत्या का दोषी माना। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64, 66, 103/1 के तहत आरोप तय किए। संजय रॉय पर आरोप है कि वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया और सेमिनार रूम में जाकर वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। इस मामले में अब सोमवार को सियालदह कोर्ट सजा सुनाएगी। प्रयागराज की जिस गुड्डू बमबाज की तलाश यूपी पुलिस और एसटीएफ को पिछले करीब 2 साल से थी, वो इनामी गुड्डू मुस्लिम एजेंसियों को अब चकमा देकर दुबई भाग चुका है। और दावा किया जा रहा है कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद गुड्डू मुस्लिम यूपी से पहले पश्चिम बंगाल भागा और फिर कोलकाता से दुबई पहुंच गया। फरारी काट रहे गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम है। फर्जी नाम से गुड्डू ने पासपोर्ट बनवाया था। गुड्डू को भगाने में अतीक के गुर्गे ने मदद की। 6 दिसंबर को कोलकाता से दुबई भाग गया। केंद्रीय एजेंसी ने यूपी पुलिस को ये जानकारी दी है। यानी जिस गुड्डू बमबाज को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस देश के कोने कोने में खाक छानती रही, वो अब दुबई में अपना ठिकाना ढूंढ चुका है। गुड्डू ने फेक पासपोर्ट बनवाने में अतीक अहमद के करीबी लेदर व्यापारी से मदद ली थी। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम 6 दिसंबर को दुबई भाग गया था। केंद्रीय एजेंसियां और यूपी पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। कोलकाता में फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है। साथ ही अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता को पकड़ने की कवायद भी रफ्तार पकड़ चुकी है। अगली खबर महाकुंभ से, जहां पर नागा सन्यासियों की चर्चा पूरे विश्व भर में है। इस बीच अखाड़े में 5000 नए नागा साधुओं की फौज भी तैयार की जा रही है, जिनका संगम के तट पर पिंडदान किया गया। हर हर महादेव का जय घोष। संगम के तट पर सिर मुंडाकर जुटे हजारों सन्यासी। ये उस रस्म की तैयारी है जब 5000 सन्यासियों को नागा साधु बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले होगा इनका पिंडदान, क्योंकि जो नागा साधु बनते हैं वो मोह माया से अलग हो जाते हैं और इसलिए सबसे पहले इनका पिंडदान कराया जाएगा। पूछा जाएगा अभी क्या अपनी मर्जी है, अभी जा सकते हो आप, क्या अभी जाना चाहते हो तो आपको किराए के लिए, अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, अगर आपदा है, कोई वो है क्या, तो आप जा सकते हो घर। एक बहुत बड़ी बात है कि पिंडदान कर देंगे। 17 पिंडदान होंगे, गुरु का पिंडदान, परिवार का पिंडदान, अपना पिंडदान। और अभी इनसे पूछा जाएगा कि अभी जाने की इच्छा है तो आप जा सकते हैं और उन्हें पहुंचाने की व्यवस्था ये खुद करवाएंगे। यहाँ जितने भी लोग नागा साधु बनने आए हैं वो सब अपनी मर्जी से आए हैं, क्योंकि इन्हें सनातन में पूर्ण आस्था है। सन्यासियों को जीवन में सादगी पसंद है
पूरे महाकुंभ में करीब 1.5 लाख नागा साधुओं की फौज तैयार होगी। इसलिए महाकुंभ के अखाड़े नागा साधुओं की नई फौज तैयार करने में जुटे हैं। जूना अखाड़ा 5000 नए नागा साधुओं को तैयार कर रहा है। पूरे विधि विधान से संगम किनारे रस्में निभाई गई। इस दौरान नागाओं का पिंडदान कराया गया, क्योंकि बिना पिंडदान किए नागा साधु बनना संभव नहीं है। और देखिए, महाकुंभ में साधु संतों के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं और इन सब के बीच अब सुर्खियों में है गोल्डन बाबा, जो कि करीब 6 करोड़ के आभूषण पहनकर महाकुंभ की रौनक बढ़ा रहे हैं। निरंजनी अखाड़े से जुड़े ये बाबा अपने अनोखे अंदाज और सोने से सजे व्यक्तित्व की वजह से काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। गोल्डन बाबा करीब 4 किलो सोना पहनते हैं, जिसकी कीमत 6 करोड़ के आसपास है, जिसमें अंगूठियां, कंगन, घड़ी और एक सोने की छड़ी शामिल है। छड़ी पर देवी देवताओं के लॉकेट लगे हैं, जो साधना और भक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। बाबा का कहना है कि उनके हर आभूषण में आध्यात्मिक ऊर्जा निहित है और दिखावे से परे है। रुद्राक्ष है, इसमें मूंगा है, कोरल है, स्फटिक है, ये सभी थोड़ा डिफरेंट इसमें है। आल देवता है मेरा, समथिंग डिफरेंट होगा, मेरा माइंडसेट समथिंग डिफरेंट होगा। समाज के लिए अच्छा मैसेज देना पड़ता है। हम जाते टाइम हमें सब लोग को एक पॉजिटिव एनर्जी हम देना पड़ता है। गोल्डन बाबा का नाम एसके नारायण गिरी जी महाराज है। वो केरल के निवासी हैं और दिल्ली में रहते हैं। फिलहाल वो निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए हैं और अपने अनोखे अंदाज की वजह से महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। प्रयागराज में सबसे बड़े धार्मिक उत्सव महाकुंभ के अलग अलग रंग बेहद खास है, लेकिन महाकुंभ में गब्बर की एंट्री तब चर्चा में आई जब गुमशुदा डेस्क से गब्बर के नाम अनाउंस होने लगे। और महाकुंभ में इस अनाउंसमेंट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। माइक के जरिए एक शख्स जोर जोर से गब्बर गब्बर के नाम पुकार रहा था। सुशीला बोल रही हूँ, गब्बर और महेंद्र कहाँ पे है? राम से जीवन यादव, मैं टावर के पास हूँ, आके मुझे ले चलो। गब्बर भैया चाहिए, गब्बर यादव। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला अपने रिश्तेदार से अलग होने के बाद अनाउंसमेंट कर रही है। इसमें वीडियो बनाने वाले शख्स की भी आवाज आती है, जिसमें वो कह रहा है कि भैया गब्बर चाहिए इसे। सुशीला बोल रही हूँ, गब्बर और महेंद्र कहाँ पे है? राम से जीवन यादव, मैं टावर के पास हूँ, आके मुझे ले चलो। गब्बर भैया चाहिए, गब्बर यादव। हालांकि महाकुंभ से जुड़े कई वीडियो और तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ विदेशी श्रद्धालुओं के अलावा नागा साधु और बाबा के वीडियो भी देखने को मिल रहे हैं। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मौनी रॉय महाकाल की भक्ति में सराबोर नजर आई। मौनी रॉय उज्जैन बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंची, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। बिहार के साथ वो भस्म आरती में भी शामिल हुई। मुख्य मंदिर में भस्म आरती के बाद पुजारी ने पूजा संपन्न कराई। मंदिर में उन्होंने 2 घंटे से भी ज्यादा का समय बिताया। अभिनेत्री मौनी नंदी हॉल में शिव साधना में लीन नजर आई। इस दौरान उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। अभिनेत्री ने बताया कि महाकाल मंदिर आकर उन्हें जो अनुभव हुआ वो अविस्मरणीय है। अद्भुत और अलौकिक अनुभूति रही। मैं बहुत समय से चाहती थी कि मुझे ये मौका मिले कि मैं यहाँ और मुझे दर्शन हो पाए। इसके साथ ही अभिनेत्री ने मैनेजमेंट टीम और मंदिर के पुजारियों को भी धन्यवाद दिया। टीवी और फिल्म जगत की लोकप्रिय अभिनेत्री शिव भक्त है और अक्सर शिव मंदिर जाया करती हैं। इससे पहले भी उन्हें कई बार शिव मंदिर में पूजा करते हुए देखा गया है। यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बीवी ने सरकारी नौकरी लगते ही पति को छोड़ दिया और मायके चली गई। आरोप है कि अब लड़की वाले उल्टा दहेज में 1 करोड़ मांग रहे हैं। ये हैरान करने वाली कहानी कानपुर और गाजियाबाद यानी 2 शहरों से जुड़ी है। कानपुर में रहने वाले बजरंग भदौरिया प्राइवेट स्कूल में मैनेजर हैं। 2023 में उनकी शादी गाजियाबाद की लक्षिता से हुई थी, लेकिन 2 साल के अंदर ही बीवी को सरकारी नौकरी मिल गई और पूरी कहानी बदल गई। शादी होने के बाद इनका मन था सरकारी नौकरी करने का, इनकी जॉब लगी। मैं सब कुछ छोड़ के वहाँ से इधर आया, इनका सब कुछ सपोर्ट किया, पर जैसे ही इनकी जॉब लगी वैसे ही इनके जो हाव भाव सारे बदल गए। इन्होंने 1 करोड़ रुपए की मांग रखी है कि आप 1 करोड़ रुपया अगर हमें देंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। दिल्ली में सरकारी टीचर बनते ही लक्षिता को मायके वाले विदा कराकर ले गए, यानी सरकारी नौकरी ने पति पत्नी के बीच गहरी खाई पैदा कर दी और परिवार बिखरने की नौबत आ गई। बजरंग भदौरिया उनके पत्नी के बीच में विवाद है, जिस संबंध में बजरंग भदौरिया द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें थाना में मुकदमा पंजीत किया गया है और तथ्य के आधार पर विवेचना की जा रही है। जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर विवेचना निष्पन्न किया जाएगा।
पत्नी का कहना है कि मायके से ही नौकरी करूंगी। पति का आरोप है कि पत्नी साथ में रहने के लिए 1 करोड़ की डिमांड कर रही है, यानी यहाँ लड़की वाले दहेज मांग रहे हैं, वो भी 1 करोड़। पीड़ित पति का दावा है कि जब उसने पत्नी को विदा कराने का दबाव बनाया तो झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। अब बजरंग पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हैदराबाद मेट्रो एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। मेट्रो न सिर्फ यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा रही है, बल्कि ये उपलब्धि क्या है आपको दिखाते हैं। बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अहम योगदान निभा रही है। हैदराबाद मेट्रो ने एक ऐसा कारनामा किया जिससे हर कोई उसकी वाहवाही कर रहा है। इस वाहवाही के पीछे का कारण है कि मेट्रो की वजह से एक हार्ट पेशेंट की जान बचाई गई। मेट्रो ने न सिर्फ ग्रीन कॉरिडोर बनाया, बल्कि 13 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 13 मिनट में पूरा किया, जिससे हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए दिल पहुंचाया। इसे लेकर एक वीडियो भी सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मेट्रो में सफर करते हुए अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी नजर आ रहे हैं। ग्रीन कॉरिडोर की मदद से एलबी नगर के कामिनेनी अस्पताल से लकड़ी के पुल इलाके के ग्लेनिगल्स ग्लोबल अस्पताल तक हार्ट पहुंचाया गया। इस दौरान मेट्रो ने 13 स्टेशनों से गुजरते हुए 13 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 13 मिनट में तय की। इससे काफी समय बच गया। ये सब डॉक्टरों की देखरेख में किया गया। ये ग्रीन कॉरिडोर 17 जनवरी को रात 9:30 बजे बनाया गया था। कामिनेनी अस्पताल की टीम ने मेडिकल बॉक्स में डोनर हार्ट रखा और उसे मेट्रो के जरिए ग्लेनिगल्स ग्लोबल अस्पताल तक पहुंचाया, जहां हार्ट ट्रांसप्लांट होना था। अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर राजौरी में एक रहस्यमयी बीमारी ने दहशत फैला रखी है। एक छोटे से गांव में अब तक एक कर कुल 16 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मौत की असली वजह क्या है, अभी तक ये रहस्य बना हुआ है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। रहस्यमयी बीमारी को लेकर अधिकारी भी हैरान हैं। करीब 2000 से ज्यादा सैंपल भी लैब भेजे गए, लेकिन किसी भी वायरल या संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। दिसंबर 2024 की शुरुआत से बधाल गांव में रहस्यमयी बीमारी से 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 38 से ज्यादा लोग अभी प्रभावित हैं। बीमारी के लक्षण और प्रोग्रेस को भी देखा जा रहा है। मरीजों की हालत 2 से 3 दिनों के भीतर तेजी से बिगड़ती है और वेंटिलेशन के बावजूद मौत हो जाती है। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस मौतों की जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट पर है। चिकित्सा विशेषज्ञों और पीजीआई चंडीगढ़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जैसे संगठन बीमारी का पता लगाने में जुटे हैं। लगातार हेल्थ सर्वे किया जा रहा है, लेकिन अभी तक रहस्यमयी बीमारी का पता नहीं चल पाया है। और देखिए, आपने खाने की तरह तरह की प्रतियोगिताएं देखी होंगी, लेकिन क्या कभी दही खाने का कंपटीशन देखा है? पटना में एक ऐसे ही कंपटीशन का आयोजन हुआ, जहां पर 3 मिनट में लोग इतनी दही खा गए कि गिनती जानकर आप दंग रह जाएंगे। दही खाते इन लोगों को देखकर पहली नजर में कोई भी दंग रह जाएगा। ऐसी जल्दी जैसे दही कहीं भाग जाएगा। लेकिन ठहरिए, ये जल्दी दही के लिए नहीं, बल्कि दही खाकर इनाम जीतने की है। तस्वीरों में देखा जा सकता है महिलाएं कंपटीशन जीतने के लिए किस तरह से दही खा रही हैं। कोई एक हाथ से खा रहा है, कोई दोनों हाथों से जीत को आसान बना रहा है। तस्वीर किसी भुक्कड़ की टोली की याद दिलाती है, लेकिन इस जल्दबाजी की वजह जानकर आप भी कहेंगे कि वाह, क्या दही खाया है। दरअसल यहाँ दही खाओ प्रतियोगिता चल रही है। वक्त है सिर्फ 3 मिनट। 3 मिनट में सबसे अधिक दही खाने वाला विजेता और बाकियों के हिस्से दही की डकार। दही खाने की इस रेस में शामिल होने के लिए पूरे बिहार से लोग पहुंचे। कुल 580 प्रतियोगियों में बिहार के अलावा यूपी और झारखंड के लोग भी शामिल थे। हालांकि दही खाने की इस रेस में पहले 3 विनर को ही इनाम जीतने का मौका मिला। आपको बता दें, डेयरी फार्म 2011 से दही खाओ प्रतियोगिता आयोजित करती आ रही है। यूपी के पीलीभीत में छात्रा के साथ छेड़छाड़ करना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर आरोपी को पकड़ लिया और उसके बाद जो आरोपी की हालत की वो देखने लायक है। आरोपी अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया और वो लंगड़ाता हुआ दिखाई दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने पर युवक को पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा का सामना करना पड़ गया। दरअसल मामला पीलीभीत के नौगवा चौराहे का है, जहां आरोपी ने छात्रा के साथ ई रिक्शे में छेड़छाड़ की थी। दरअसल पीड़ित छात्रा क्लास लेने के लिए जिला अस्पताल जा रही थी। अस्पताल जाने के लिए छात्रा ई रिक्शा पर सवार हुई। ई रिक्शा पर एक युवक पहले से बैठा था। अचानक युवक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने लगा, उस पर गंदे कमेंट्स करने लगा। युवक ने छात्रा को जबरन दूसरे रास्ते पर ले जाने की कोशिश की और तभी छात्रा ने अपने आप को बचाने के लिए ई रिक्शे से छलांग लगा दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। आसपास के लोगों ने छात्रा को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मामले की जाँच के लिए 5 टीमें गठित की।
जांच के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला जिसमें छात्रा को ई रिक्शा से कूदते हुए देखा जा सकता था, जिसके आधार पर आरोपी की पहचान की गई। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को पकड़ लिया और उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां फिलहाल आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तानी आवाम ने फौज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्वात के कंजू में हजारों पाकिस्तानियों ने सेना और छावनी बोर्ड के खिलाफ मार्च निकाला। हजारों प्रदर्शनकारी बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ये तब हुआ जब हजारों एकड़ जमीन सेना ने छावनी और छावनी कॉलोनियों के नाम पर अपने कब्जे में ले ली। इसके विरोध में हजारों लोग सड़क पर उतर आए और सेना और छावनी के बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्वात पहले पश्तूनों का एक स्वायत्त राज्य था, लेकिन 28 जुलाई 1969 को पाकिस्तान ने इसे नियंत्रण में ले लिया। पाकिस्तानी सेना ने औपचारिक रूप से 2007 में स्वात का दौरा किया, सैन्य छावनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और एक बार फिर हल्ला बोल दिया। मालदा में बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव बढ़ता जा रहा है। पहले बांग्लादेशी फोर्स की तार फेंसिंग पर आपत्ति और अब बांग्लादेश के फसल चोर भारत के किसानों की झड़प के बाद यह माहौल ही बिगड़ गया, जिसके बाद मालदा के सुखदेवपुर सीमा पर तनाव जैसे हालात बन गए। आलम यह हुआ कि बांग्लादेशी गेहूं चोर और भारतीय किसानों में फाइट हो गई। ये तस्वीरें भारत बांग्लादेश सीमा की है। यहाँ का नजारा देख आप समझ गए होंगे कि माहौल कितना तनावपूर्ण है। সুখদেবপুর বর্ডার কালেচক থেকে ব্লক কালদারপুর সুখদেবপুর বর্ডার সেখানে আমাদের খুব ঝগড়া চলছে এখানে। आरोप है कि बांग्लादेश के गेहूं चोरों ने भारतीय किसानों की फसल को चुराने की कोशिश की और आम के पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिसके बाद दोनों देशों के नागरिक आमने सामने आ गए। जरा इस तस्वीर को देखिए, भीड़ के बीच अचानक देसी बम चलाए जा रहे हैं, यानी बॉर्डर पर बमबारी, जिसके बाद भगदड़ मच गई और धुएं का गुबार देखने को मिला। हालात बिगड़े तो बीएसएफ ने यहाँ मोर्चा संभाला। पहले भारतीय किसानों को शांत कराया, फिर बांग्लादेशी गेहूं चोरों को खदेड़ा। बांग्लादेशी फोर्स भी बीएसएफ के साथ मिलकर बवालियों को खदेड़ने में जुटी थी। हालांकि इस बीच बचाव के दौरान बीएसएफ के कुछ जवानों की घायल होने की खबर है। बात पते की में अगली खबर गुजरात के द्वारका से, जहां पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। जिले में अवैध निर्माण पर कार्रवाई का आज 8वां दिन है, जिसके तहत द्वारका के रुक्मणी मंदिर के पास बना अवैध निर्माण तोड़ दिया गया और वो था एक मजार, जिस पर प्रशासन का पीला पंजा चला, जिसकी कई तस्वीरें भी सामने आई। बुलडोजर एक्शन की ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने कभी देखी हो। बेट द्वारका के बाद अब प्रशासन का बाहुबली द्वारका में चल रहा है, जहां ये अवैध निर्माण को चुन चुन कर ध्वस्त कर रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन के 2 बुलडोजर ने देखते ही देखते मजार को मिट्टी में मिला दिया। बचे तो सिर्फ मजार के निशान। यहाँ अब मजार तो नहीं, लेकिन उसका मलबा जरूर है। प्रशासन ने बुलडोजर से जिस तरह से अवैध मजार को तहस नहस किया, उससे ये साफ है कि अतिक्रमण पर अब जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जाएगा। बाहुबली बुलडोजर ने अवैध मजार को मलबे में तब्दील कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। बताया गया कि मजार सरकारी जमीन पर बना हुआ था, जिसको इस कार्रवाई में खाली कराया गया। अवैध निर्माण के खिलाफ देश से अलग अलग हिस्सों में बुलडोजर एक्शन जारी है। उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें झारखंड के चतरा की है। इटखोरी इलाके में अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। प्रशासन ने सड़क पर बनाए गए टिन शेड को ध्वस्त कर दिया। सड़क पर लगने वाली दुकानों को भी हटाया गया। स्थानीय प्रशासन ने दुकानदारों को अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस का जवाब नहीं देने पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इस दौरान प्रशासन की टीम ने दुकानदारों को दोबारा सड़क पर अतिक्रमण न करने की अपील की। बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें यूपी के गोंडा से सामने आई, जहां पीला पंजा बड़ी तेजी से अवैध अतिक्रमण पर गरजा। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों और सड़कों के किनारे मकर जाल के अतिक्रमण को हटाया गया। सड़क के दोनों किनारों पर लोगों ने दुकानें बना ली हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नाले के ऊपर किए गए अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती रही।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 4 एक्टिव आतंकियों का पोस्टर रिलीज किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इसे रिलीज किया गया है। आतंकियों के पोस्टर्स लगाए गए हैं और लोगों से अपील की गई है कि ये कहीं भी दिखे तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी जाए। आपको बता दें 5-5 लाख रुपए के इनामी है ये चारों आतंकी, और इसी के साथ साथ आतंकियों की डिटेल शेयर करने की अपील की गई है। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से आपको बता दें ये बड़ी जानकारी, और देखिए अपील किया गया है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से ये 4 तस्वीरें सामने आई है। जेएंडके में एक्टिव है ये चारों के चारों आतंकी, और आम जनता से अपील की गई है कि इनके बारे में कोई भी जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को पहुंचाई जाए। 5 लाख रुपए के इनामी है ये आतंकी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोशल मीडिया की दुनिया की, क्योंकि ये तो बहुत ही अलग है। यहाँ हर दिन कुछ न कुछ ऐसा नजर आता है जिससे इंसान ने पहले कभी नहीं देखा होता है। अब जरा इस वीडियो को ही देख लीजिए। आपने आज तक गई भैंस पानी में वाली कहावत तो बहुत बार सुनी होगी, भैंस को पानी के अंदर देखा भी होगा, मगर क्या आपने कभी किसी भैंस को कच्चे मकान की छत पर चढ़े हुए देखा है? अब वो भी हम आपको दिखाएंगे। वायरल वीडियो में कच्चे मकान की छत पर एक भैंस चढ़ी हुई दिखाई दे रही है। लोग बाहर खड़े हैं और इसका वीडियो बनाते हुए चिल्ला रहे हैं। वीडियो में कुछ देर बाद घर में मौजूद महिला भी भागते हुए बाहर आती है। उसकी बातों से इतना तो समझ आता है कि उसे अपने घर के टूटने का डर है। अब ये वीडियो कब और कहां का है ये तो मालूम नहीं, मगर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी सांसें कुछ पल के लिए अटक सी जाएंगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग की इतनी आसान नहीं होती, और उसी की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आसमान में दिख रहा अनियंत्रित हेलीकॉप्टर पेरू का है, जिसकी पहाड़ों के बीच इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तकनीकी खराबी के कारण पुलिस का हेलीकॉप्टर अनियंत्रित हो गया और हवा में गोल गोल घूमने लगा। गनीमत रही कि पायलट ने किसी तरह से हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग की। इस हेलीकॉप्टर में पायलट के अलावा 11 पुलिस के अधिकारी भी सवार थे, जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और किसी को कोई भी चोट नहीं आई। हालांकि मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम सभी को चेकअप के लिए अस्पताल लेकर गई। पेरू के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो को शेयर करते हुए इस हादसे की पुष्टि की और पायलट की हिम्मत की सराहना की। इसके अलावा इस हादसे की जांच के भी आदेश दिए। गनीमत की बात रही कि पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। अगर हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता तो किसी का बच पाना बेहद मुश्किल था।